नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा उत्तर प्रदेश एजीटीए का जो प्रगति बैच लॉन्च कर रखा है मैंने, एमसीक्यू सीरीज वाला। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे 11वां लेक्चर और इस 11वें लेक्चर में मैं आप लोगों से रोज की तरह 20 क्वेश्चन पूछूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्वेश्चन पहले खुद अटेंड करना है, वीडियो को रोक रोक के देखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ो, अटेंड करो और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। अगर गलती कर रहे हो तो उसको सुधारने का प्रयास करो। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा, बाइलिंगुअल भाषा में। और इसकी जो इस समय अगर आप इसको खरीदते हो तो इसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप जानकारी प्राप्त करके कोर्स से रिलेटेड आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप एजीटीए की तैयारी करना चाहते हो और विधिवत तरीके से करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। The very first question of this lecture is the word agriculture and agronomy are derived from which language respectively? Agriculture and agronomy क्रमशः किस भाषा के शब्द हैं? इसको शायद आपको याद हो तो मैंने जो पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी कल्चर होते हैं सब लैटिन भाषा के होते हैं और जितने भी नॉमी होते हैं सब ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, लैटिन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ग्रीक, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर कह रहा है कि कैस्टर एंड टैपियोका बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोटोनिकल फैमिली। कह रहा है जो कैस्टर होता है, कैस्टर तो आप लोग जानते ही होंगे, कैस्टर जिसको हम आरंडी बोलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आरंडी और जो टेपियोका है ये दोनों किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका आपको जवाब देना है। ध्यान से देखना इसमें ऑप्शन क्या क्या है। इसमें एक तो ऑप्शन है चिनोपोडियेसी, दूसरा क्या है यूफोरबिएसी, तीसरा क्या है मालवेसी और सोलोनेसी फैमिली। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेपियोका कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो टेपियोका बिलोंग करता है यूफोरबिएसी फैमिली से। समझ गए, इसी यूफोरबिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है आपका कैस्टर और टोपियोका। यहाँ पर दिया गया है चिनोपोडियेसी फैमिली। चिनोपोडियेसी फैमिली में हम याद कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले याद कर लेना बेटा कि यहाँ पर शुगर बीट आता है। क्या आता है, शुगर बीट। इसके अलावा याद कर लेना बीट, शुगर बीट एंड बीट। इसके अलावा याद कर लेना स्पिनाच। ये तीन जो हैं ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं, चिनोपोडियेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा याद कर लेना बेटा मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली में आता है कॉटन। इसके अलावा याद कर लेना लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर बोले तो ओकरा जिसको हम कहते हैं, ठीक, लेडीज फिंगर। और इसके अलावा एक और माइनर सा आता है जिसको हम कहते हैं रोसेट। क्या कहते हैं इसको, इसको हम रोसेट बोलते हैं। सोलोनेसी फैमिली से तो ढेर सारी फसलें आती हैं और बहुत महत्वपूर्ण फसलें आती हैं, जैसे कि आप याद कर लो पोटैटो, पोटैटो। इसके अलावा याद कर लो टोमेटो, टोमेटो। इसके अलावा याद कर लो चिली, चिली के अलावा याद कर लो ब्रिंजल, ब्रिंजल। ये तमाम जो फसलें होती हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये सभी बिलोंग करती हैं सोलोनेसी फैमिली से। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर क्लासिफाइड एज स्टिमुलेट क्रॉप। निम्नलिखित में से किन फसलों को उत्तेजक फसलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीधे सीधे यहाँ पर पूछ रहा है स्टिमुलेटिव क्रॉप या स्टिमुलेट क्रॉप, इनमें से किसको कहा जाता है। तो इसमें जो टोबैको है और ओपियम है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम उत्तेजक फसलें कहते हैं। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। तो हाइपर एक्टिव थोड़ा सा ये उत्तेजना पैदा करती हैं, इसी वजह से थोड़ा सा ये उत्तेजना पैदा करती हैं। जैसे जब हम मादक पदार्थों की बात करते हैं तो कुछ होते हैं उत्तेजक, कुछ होते हैं मादक। जैसे अगर हम बात करें किसकी, जिससे हमारा तंत्र का तंत्र काम करना स्लो कर देता है,
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मादक। और जिस तंत्र का तंत्र तेजी से काम करने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्तेजक। जब उत्तेजक हम लेते हैं तो अजीब टाइप की होती है, दुख भूल जाते हैं लोग। और जब मादक लेते हैं तो आदमी सुस्त हो जाता है, उसको नींद आती है, वो चल नहीं पाता है। इस तरीके से तमाम अलग-अलग मादक पदार्थ होते हैं, अलग-अलग उनके सिम्पटम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो तंबाकू है और अफ़ीम जिसको कहा जाता है, ओपियम पॉपी जिसको कहा जाता है, ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों आते हैं उत्तेजक के अंतर्गत। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बात कर लेते हैं किसका? इसके अलावा याद कर लेना कि जो टोबैको होता है, टोबैको का जो बॉटेनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटेनिकल नेम होता है निकोटियाना स्पीशीज़। और यहीं अगर हम बात करें ओपियम की, तो ओपियम का क्या होता है? ओपियम का होता है पेपेबर सोमेनिफेरम। सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा याद कर लेना, एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट है। ये क्या है? ये एक तरीके का मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल मेडिसिनल क्रॉप होती है। इसके अलावा याद कर लेना लेमन ग्रास और मेथा, ये क्या है? ये एरोमेटिक है। क्या होता है? एरोमेटिक। अब इसको ध्यान से समझ लेना, एरोमेटिक क्रॉप क्या होती है और इसके अलावा मेडिसिनल क्रॉप क्या होती है। मेडिसिनल क्रॉप सीधे-सीधे मतलब ये होता है कि इनका किसी न किसी तरीके से यूज़ किया जाता है, आदमियों के रोग जो बीमारियाँ होती हैं, उनको सही करने के लिए। वहीं लेमन ग्रास और मेथा की अगर हम बात करें मेंथा की, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है फ्रेग्रेंस या सेंट बनाने वाली चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? शुगर बीट की बात करते हैं और टैपियोका की बात करते हैं, तो शुगर बीट और टैपियोका जो है, शुगर बीट एक तरीके की शुगर क्रॉप होती है। शुगर बीट के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, एक तरीके से ये शुगर क्रॉप होती है। कहीं-कहीं पर गन्ने से निकाला जाता है चीनी और कहीं-कहीं पर शुगर बीट से निकाला जाता है। शुगर बीट को क्या कहते हैं? चुकंदर बोला जाता है। लेकिन ये नॉर्मल चुकंदर जो हम लोग खाते हैं ना, वो जो बिल्कुल कैसे कलर का होता है? बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का जो होता है ना, बिल्कुल लाल-लाल सा कलर थोड़ा-सा होता है। वो वाला चुकंदर नहीं होता है। ये जो चुकंदर शुगर बीट वाला होता है जिससे जिससे वो बनाया जाता है चीनी, वो काफ़ी बड़ा-बड़ा सा होता है। टेपियोका की बात करते हैं तो टेपियोका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूबर क्रॉप होती है। ये कैसी क्रॉप होती है? ये ट्यूबर क्रॉप्स होती है। समझ गए बेटा? आगे बढ़ें। व्हाट इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ मेडिसिनल क्रॉप अश्वगंधा विंटर चेरी? औषधीय फसल अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? ब्रिटानिया सोमेनिफेरा इसका बॉटेनिकल नेम होता है। इसके अलावा याद कर लेना कि यहाँ पर जो लिखा है क्लोरोफाइटम बोरीविलेनियम, ये तो क्लोरोफाइटम बोरीविलेनियम जो होता है ये किसका होता है? ये सफ़ेद मूसली का आपने नाम सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। सफ़ेद मूसली का ये बॉटेनिकल नेम होता है। यहाँ पर प्लांट को ये होता है इसबगोल का। किसका होता है ये? ये इसबगोल का बॉटेनिकल नेम होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है एकोरस एकोरस कैलमस। तो एकोरस कैलमस जो होता है ये किसका नाम होता है? ये होता है बच का नाम। क्या होता है? बच का ये साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम बोलो या फिर बॉटेनिकल नेम बोलो, एक ही बात है। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ मिलेट्स क्रॉप दी गई है और यहाँ पर कुछ दिया गया है इनके बॉटेनिकल्स नेम। ध्यान से समझ लेना बेटा कि इनके जो मिलेट्स क्रॉप्स होती हैं, इनके बॉटेनिकल नेम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पिछली बार मिलेट्स से क्वेश्चन ढेर सारे आए थे और वहाँ पर बॉटेनिकल नेम नहीं पूछा गया था। तो इस बार काफ़ी हद तक जो संभावना है कि हो सकता है बॉटेनिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए। तो आपको याद रखना है कि जो फोक्सटेल मिलेट होता है, फोक्सटेल मिलेट का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? इसका नाम होता है सिटेरिया इटैलिका। क्या होता है? सिटेरिया इटैलिका इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ फोक्सटेल मिलेट। इसके अलावा याद कर लेना जो कोदो मिलेट होता है, जिसको कोरेस्ट मिलेट भी बोला जाता है, यानी कि मोटे में भी सबसे ज़्यादा मोटा अनाज तो कोदो कहा जाता है। कोदो जो होता है इसके बारे में बात करें तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है पैस्पुलम स्क्रोबैकुलेटम होता है। इसके अलावा बात करते हैं सामा का, तो जो सामा का बॉटेनिकल नेम होता है क्या होता है? सामा का बॉटेनिकल नेम होता है इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेंस फ्रूमेंटेंस होता है। इसके अलावा याद कर लेना मड़ुआ, जिसको रागी कहा जाता है, इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटेनिकल नेम होता है एल्यूसिंस कोराकाना। क्या होता है? एल्यूसिंस कोराकाना। तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है थर्ड पर। ए थर्ड पर ऑप्शन नंबर सी में जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमको कुछ देखना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एरोमेटिक क्रॉप्स दिए गए हैं, बोले तो सुगंधित फसलें दी गई हैं और यहाँ पर उनके बॉटेनिकल नेम दिए गए हैं।
एक एक करके यहाँ पर हम मैच करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? इसका जो बोटेनिकल नेम होता है सिम्बोपोगान फ्लेक्सियोसस। क्या होता है? सिम्बोपोगान फ्लेक्सियोसस। अगला क्या है? अगला है मेंथा। मेंथा जिससे मेंथा ऑयल निकाला जाता है। तो नाम से इसका पता चल रहा है यहाँ पर भी मेंथा है और यहाँ पर भी मेंथा है, तो मेंथा आर्वेंसिस हो जाता है। समझ गए? इसके अलावा जो खस होता है जिसको हम वेटिवर बोलते हैं, खस घास होती है, खस घास कहते हैं इसको। ये जो खस होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है वेटिवेरिया वेटिवेरिया जिजानोइडिस। वेटिवेरिया जिजानोइडिस होता है इसका। तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी का क्या होता है? ओसिमम सैंक्टम। क्या होता है? ओसिमम सैंक्टम इसका बोटेनिकल नेम होता है। तो एक इस पे चला जाएगा, ए चला जा रहा है फोर्थ पर, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर टेक्सोनॉमिक फैमिली दी गई है, बोले तो यहाँ पर फैमिली के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिया गया है कि उन फैमिली से बिलोंग करने वाली जो हमारी फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें होती हैं। चलो एक एक करके यहाँ पर हम मैच करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, सबसे हम पहले देख लेते हैं एस्टेरेसी फैमिली। तो यहाँ पर जो एस्टेरेसी फैमिली है जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरेसी फैमिली को कंपोजिटी फैमिली भी बोला जाता है और इसके अंदर हमारा आता है सनफ्लावर और सेफ्लावर। इसके अलावा एक है पॉलीगोनेसी। तो ये जो पॉलीगोनेसी फैमिली आता है इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है बकव्हीट, जिसको स्यूडो सीरियल भी कहा जाता है, कुट्टू का आटा। समझ गए? अगला क्या है? अगला है लाइनेसी। लाइनेसी जो फैमिली होती है इसके अंदर अगर हम बात करें तो लाइनेसी फैमिली में क्या आता है? लाइनेसी में लिनसीड आता है, LIN। इस तरीके से याद कर लेना। यूफोरबिएसी फैमिली से क्या आता है? यूफोरबिएसी फैमिली से कैस्टर और टैपियोका आता है, जिसको आरंडी बोलते हैं कैस्टर को। और ये जो आरंडी का तेल होता है एक ऐसा तेल होता है जिसको हम लोग खा नहीं सकते। मैंने आप लोगों को जब एग्रोनॉमी में ऑयल क्रॉप्स पढ़ाया था तो ऑयल क्रॉप्स में बताया था कि कोई दो फसलें होती हैं जिनका हम तेल नहीं खा सकते। तो आपको कम से कम दो तो बताना, होते तो कई हैं लेकिन मैंने दो कई बार बताया है। तो आपको बताना है दो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनका हम तेल कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसमें से एक तो आपको मैंने यहीं पर बता दिया कैस्टर है। आरंडी का तेल कंज्यूमेबल नहीं होता है, इसको ना तो हम खुद खा सकते हैं ना तो हम इसको जानवरों को खिला सकते हैं। इसका जो तेल होता है वो 100% इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है। आपको एक दूसरी और फसल है जिसका हम तेल नहीं खाते, उसको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। एक इस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पे जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा सातवें का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑयल सीड क्रॉप्स दी गई हैं और यहाँ पर उनके बोटेनिकल्स नेम दिए गए हैं। हमको क्या करना है? हमको इसको मैच कराना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम होता है अरेचिस हाइपोजिया। सनफ्लावर की बात करते हैं तो सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम होता है हेलिएंथस एनुअस। नाइगर की बात करें, नाइजर जो होता है, नाइजर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका नेम होता है गुजोटा एबिसिनिया। क्या होता है? गुजोटा एबिसिनिया इसका बोटेनिकल नेम होता है। अलसी की बात करते हैं तो अलसी का क्या होता है? अलसी का होता है लिनम लिनम यूसीटेटिसिमम होता है। समझ गए? तो एक इस पे जाएगा, ये चला जाएगा थर्ड पर, तो ए थर्ड पर इस पे जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन द सीजन। यहाँ पर आपको सीजन के आधार पर फसलों के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। हमको क्या करना है इसमें? हमको इसमें से इनकरेक्ट खोजना है, बोले तो इसमें से गलत कौन कौन से हैं। एक एक करके खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा है। द टर्म खरीफ मीन्स क्या होता है? खरीफ का मतलब होता है ऑटमन, बोले तो शरद ऋतु। ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल सही कही जा रही है। क्यों? क्योंकि खरीफ सीजन में जब ऑटमन सीजन आता है तो इसी समय पर हमारी जो धीरे धीरे शरद ऋतु होती है, ठंडी जो होती है वो शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी खरीफ की जो फसलें होती हैं तो मई जून में लगाई जाती हैं, तो ठेठ गर्मी पड़ रही होती है। बेटा इसकी कटाई जो होती है वो ठंडी के टाइम पर होती है, इस वजह से इसको बोला जाता है। समझ गए? तो ये खरीफ जो शब्द है इसका सीधा मतलब होता है शरद ऋतु। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है?
दूसरा है द रबी क्रॉप इज सोन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो इसको नवंबर में बोओगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग लगभग जो हमारी फसलें होती हैं ज़्यादातर एग्रोनॉमी वाली क्रॉप की, और इसके अलावा जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, इसके अलावा जो दलहनी फसलें होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, अधिकतर जो फसलें होती हैं वो 4 महीने के आसपास तक की फसलें होती हैं। तो इसको फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारी पहली बात सही हो गई और दूसरी बात भी सही हो गई। अब हम देख लेते हैं तीसरी बात को। तीसरी बात क्या कह रहा है कि जायद क्रॉप रिक्वायर शॉर्ट डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। जायद वाली जो फसल होती है, आप अगर कभी ध्यान से देखना तो जायद वाली जो फसल होती है ये गर्मी वाली फसल होती है। इसको हम गर्मी में उगाते हैं। गर्मी में कब उगाते हैं? इसको मार्च अप्रैल में इसकी हम बुआई करते हैं और ये मई, जून और जुलाई तक, जुलाई के लास्ट तक ही इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो चलती है। इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो आप सोचो कि जो अगर हम इसकी बुआई कर रहे हैं अप्रैल और मार्च के महीने, सॉरी मार्च और अप्रैल के महीने में, तो मार्च अप्रैल के महीने में अगर आप इसकी बुआई करोगे तो इसकी जो फ्लावरिंग होगी वो कब होगी? इसकी फ्लावरिंग स्वाभाविक सी बात है कि मई जून में होगी, और मई जून में जो डे लेंथ होता है वो लंबा होता है, वो शॉर्ट नहीं होता है। समझ गए? तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं होगा, लॉन्ग होगा। समझ गए? क्योंकि अगर शॉर्ट डे लेंथ वाली होगी तब तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगा, लेकिन जायद वाली फसल के अंदर प्रॉपर तरीके से फ्लावरिंग होती है। तो ये बात जो हमारी हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, और हमको गलत ही खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रॉप टेक्सोनॉमिक फैमिली। फसल वर्गीकरण परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर तीसिमम, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी सिसमम जिसको हम बोलते हैं तिल। तिल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पेडलियसी। ये बात जो कही जा रही है, इस बात में आपको कोई संशय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात 100% सत्य है। अगला क्या है? शुगर बीट एंड स्पिनाच बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मालवेसी फैमिली से नहीं बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है किससे? चीनोपोडिएसी फैमिली से। किससे बिलोंग करता है? चीनोपोडिएसी। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, तो ये बात हो जाएगी गलत। दूसरा क्या है? कॉटन एंड लेडीज फिंगर किससे बिलोंग करता है? कॉटन और लेडीज फिंगर जो होता है ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ये भी बात सही है। हमको क्या करना था यहाँ पर? हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन खोजना था, हमने खोज लिया। पहला और तीसरा यहाँ पर राइट आंसर है, तो पहला और तीसरा बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोइंग सीजन एंड प्रैक्टिसेस। बुआई के मौसम और प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? द टर्म रबी मीन्स अटमन इन अरेबिक। रबी शब्द का अर्थ होता है शरद ऋतु। ये बात जो कही जा रही है ये बात 100% गलत है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शरद ऋतु किसको कहते हैं? शरद ऋतु वाली जो फसलें होती हैं उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं। यहाँ पर रबी नहीं होगा, और अगर यहाँ पर रबी हो रहा है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रबी की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा स्प्रिंग सीजन। क्या आएगा? स्प्रिंग सीजन। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? स्प्रिंग सीजन की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग सीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम वसंत ऋतु बोलते हैं। क्या कहते हैं? वसंत ऋतु बोलते हैं। आप अगर कभी देखोगे तो रबी सीजन की जो फ्लावरिंग होती है उस समय पर आपको मार्केट में, मतलब हमारे आसपास की जो फसलें होती हैं उसमें ढेर सारे पौधों में फ्लावरिंग आती है, बहुत ढेर सारा फूल वूल बहुत ज़्यादा खिले रहते हैं रबी सीजन में। समझ गए? तो ये बसंत ऋतु होती है, और इसी बसंत ऋतु में हिंदू नववर्ष के शुरुआत भी होती है। समझ गए? तो हमारा जो ये पहला स्टेटमेंट था ये गलत हो गया। 11वें का पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा क्या है? खरीफ क्रॉप सोन विथ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जून एंड जुलाई। बिल्कुल सही है, खरीफ की क्रॉप हम जून जुलाई के समय पे बोते हैं, मानसून वाली ये क्रॉप्स होती हैं। रबी क्रॉप और सोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। ये साउथ वेस्ट मानसून सीजन में हम रबी की फसल नहीं बोते हैं। साउथ वेस्ट वाला मानसून तो खरीफ सीजन में आता है। भारत में ज़्यादातर जो बरसात होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, उससे होती है, और ये खरीफ सीजन में आता है। जो रबी सीजन में जो थोड़ी बहुत बरसात होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। किससे होती है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। और इसके अलावा कई बार बरसात होती है किससे?
इस तरीके की जो बरसात होती है आपको तमिलनाडु में ज़्यादातर देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून। इसके अलावा आप याद रख लेना कि भारत में जो वेस्टर्न डिप्रेशन होता है, उसकी वजह से वेस्टर्न डिप्रेशन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसी की वजह से भारत में बरसात होती है। इसके अलावा इसको हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, जो ठंडी में बरसात होती है। समझ गए? तो ये भी बात हो गई गलत। हमको क्या करना था यहाँ पर, इनकरेक्ट खोजना था। तो इनकरेक्ट हमने खोज लिया, कौन कौन सा गलत है। यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन। विशिष्ट फसलों और उनके वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर विचार करने के लिए 3 कथन दिए गए हैं। हमको यहाँ पर खोजना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। एक एक करके खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, सबसे पहले देख लेते हैं कैस्टर को। क्या कह रहा है कि कैस्टर इज ए एडिबल ऑयल क्रॉप। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये एडिबल नहीं होता है। समझ गए? तो यह बात तो हो गई गलत। टेपियोका ट्यूबर क्रॉप है, यहाँ तक तो बात सही है। और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, क्या कह रहा है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो बोल रहा है मैनीहोट यूटिलिसिमा। क्या होता है? मैनीहोट यूटिलिसिमा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है? अगला है सनहैम्प इज ए फाइबर क्रॉप। सनहैम्प जिसको हम सनई बोलते हैं, सनई एक तरीके के बोल रहा है ये कि ये एक तरीके का फाइबर क्रॉप होती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो सनई ढैंचा होता है ये एक दलहनी फसल होती है, जिसको हम ग्रीन मैन्योर के रूप में ग्रो करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कैसी फसल होती है, ये ग्रीन मैन्योर की फसल होती है, हरी खाद वाली फसल होती है। अगर हम याद करें इस बार फाइबर क्रॉप, तो फाइबर क्रॉप एक जूट की क्रॉप जो होती है वो फाइबर की क्रॉप होती है। इसके अलावा आप याद रखना कॉटन की जो फसल होती है वो भी फाइबर क्रॉप होती है। समझ गए? इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? कॉरकोरस कैप्सुलरिस। कॉरकोरस कैप्सुलरिस जो होता है ये बोटेनिकल नेम नहीं होता है। ये कॉरकोरस कैप्सुलरिस जो होता है ये जूट का होता है। कॉरकोरस कैप्सुलरिस जो होता है ये जूट का बोटेनिकल नेम होता है। समझ गए? सनहैम्प के अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो सनहैम्प का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सनहैम्प का बोटेनिकल नेम होता है क्रोटोलेरिया जुनेसिया। क्या होता है इसका? इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, याद रखना, सनहैम्प का बोटेनिकल नेम क्या होता है? क्रोटोलेरिया जुनेसिया। समझ गए? तो हमको इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया कि कौन कौन से यहाँ पर गलत है। यहाँ पर पहला गलत है और तीसरा गलत है। समझ गए? हाँ, पहला गलत है, सॉरी, हमको करेक्ट खोजना था तो हमने करेक्ट यहाँ पर खोज लिया। करेक्ट कौन सा है? केवल हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर FIM एंड ऑर्गेनिक वेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है? दीज प्रैक्टिसेस करेक्ट द इल इफेक्ट ऑफ सॉइल रिएक्शन एंड डिक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। यही तो बात गड़बड़ हो गई। डिक्रीज नहीं करता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ये सभी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। अगर इसको हम डालेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर तो घटने की बात कही जा रही है, इसने यही चीज़ यहाँ पर खराब कर दिया। समझ गए? तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर डिक्रीज के जगह पर क्या लिखा होता, इंक्रीज लिखा होता, तो बात सही हो जाती, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, ये बात हो गई गलत। असर्शन सही है और रीजन हमारा जो हो गया वो फॉल्स हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग जायद क्रॉप। जो हमारी जायद वाली फसल होती है, खरीफ और रबी के बीच में इसको ग्रो किया जाता है, समर वाली सीजन की क्रॉप होती है। इसको हम कब बुआई करते हैं? इसकी बुआई जो हम करते हैं वो मार्च में करते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग जो करी जाती है वो मई में करी जाती है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मई जून जुलाई के लास्ट तक इसकी कुछ फसलें होती हैं, लास्ट तक रहती हैं, लेकिन इनकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो मई से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे खीरा ककड़ी है तो ये मई से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका आना बंद हो जाता है। जो मार्च में बुआई करी गई है ये जुलाई तक इसका हमको फसल देखने को मिलती है। जैसे जैसे जुलाई में हमारी बरसात आता जाता है, धीरे धीरे बरसात की वजह से ये फसलें धीरे धीरे जलभराव होता है और फसलें खराब हो जाती हैं। समझ गए? तो यहाँ पर जो असर्शन बोला जा रहा है ये जायद फसल के बारे में,
ये बात बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला यहाँ पर रीजन दिया गया है। रीजन क्या कह रहा है? दीज क्रॉप स्पेसिफिकली रिक्वायर वार्म डे वेदर फॉर देयर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्ग डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है? वार्म डे बोले तो यहाँ पर गर्म दिन की ज़रूरत पड़ती है। जायद की फसलें बिल्कुल गर्म दिन में होती हैं, जब ठेठ गर्मी पड़ रही होती है कि मतलब बाहर चले जाओ तो लू निकल जाए, लू लग जाए, तो उस तरीके की जो फसलें होती हैं वो जायद वाली फसलें होती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इनको जो फ्लावरिंग होती है, इनके फ्लावरिंग के टाइम पर लॉन्गर डे लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। बोले तो जब दिन लंबा होता, मतलब जब डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी देर तक रहती है, दिन भर सूर्य निकला रहता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी बात बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जायद फसल के कब दिया गया है, यहाँ पर बुआई और वो दिया गया है, और यहाँ पर उसी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिया गया है। समझ गए? तो इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर, बोले तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान से समझोगे तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं ये सभी जायद फसल के बारे में ही बताई जा रही हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर टू स्टेटमेंट दिया गया है एग्रोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर देखते हैं पहला क्या कह रहा है। जी, एग्रोनॉमी जो वर्ड है ये कहाँ से बनाया गया है? ये लैटिन वर्ड से बनाया गया है, एग्रोज और नोमोस। बिल्कुल गलत है। एग्रोज और नोमोस से तो बनाया गया है, लेकिन लैटिन वर्ड कभी भी एग्रोनॉमी कभी भी लैटिन वर्ड नहीं था, ये ग्रीक वर्ड था। तो यहाँ पर यही बात तो हो गई गलत। इसके अलावा देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। इट्स एटमोलॉजी एग्रोस ट्रांसलेट टू फील्ड एंड नोमोस ट्रांसलेट टू मैनेज। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। एग्रोस का मतलब फील्ड होता है और नोमोस का मतलब टू मैनेज होता है। मैंने पहले ही लेक्चर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा? असर्शन तो हमारा हो जाएगा गलत और रीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फसल प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग आर अडॉप्टेड बाय फार्मर। बिल्कुल सही है। मल्टीपल क्रॉपिंग भी किसान करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग भी करते हैं, इसके अलावा वो इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं। सब होते अलग अलग हैं, कैसे करते हैं मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंतर्गत ही हमारे में मल्टीपल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, रिटर्न क्रॉपिंग क्या होता है, तमाम तरीके के जो क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, किसान ही करेंगे, किसान ही के पास खेत होता है, किसान ही करेगा, और करेगा कौन? इसके अलावा दूसरा बात क्या कह रहा है, द एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्ट्रा। ये जो बात कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है, मीन्स कल्टीवेशन बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें थोड़ा सा पेच है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बताया रहा है, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो यहाँ पर असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पर दोनों अलग अलग स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे बढ़ लेते हैं, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर हमको कुछ पल्सेस क्रॉप दी गई हैं और यहाँ पर उनके बोटेनिकल नेम दिए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ये सभी गलत दिए गए हैं। यहाँ पर 3 गलत हैं, एक कोई सही है। जब करेक्ट आया करे तो अपने दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन किया करो कि यहाँ पर 3 गलत होंगे, एक सही होगा, तो हमको वही जो सही वाला है वही खोजना है। तो यहाँ पर 3 गलत करो। 3 हम गलत करना शुरू करते हैं, एक एक करके गलत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ग्रीन ग्राम, जिसको हम मूंग कहते हैं। आपको याद हो तो AGTA का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी शायद 2000 कब हुआ था? 2024 या 25 में हुआ था। हाँ, 2025 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि जो आया था वहाँ पर काला चना, हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा गया था काला चना, और जो इंग्लिश में जो था उसको लिखा गया था ब्लैक ग्राम। तो ब्लैक ग्राम का मतलब होता है उड़द। देखो यहाँ पर ब्लैक ग्राम जो होता है ये उड़द होता है, जबकि ग्रीन ग्राम मूंग होता है। वहाँ पर ब्लैक ग्राम को क्या लिख दिया गया था? चना लिख दिया गया था। इस वजह से बहुत बच्चे वहाँ पर ब्लैक ग्राम को काला चना, यानी काला चना जो होता है उसको देसी चना भी कहा जाता है। तो बहुत बच्चे उड़द बोटेनिकल नेम लिख के आना था, तो बहुत बच्चे वहाँ पर चने का बोटेनिकल नेम लिख के आए थे। फिर बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर जी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश की वजह से
वहाँ पर उड़द वाला बोटेनिकल नेम सही होगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं सर जी, चना हिंदी में तो काला चना लिखा है, तो वो देसी चने का नाम है, तो चने के लिए सही होना चाहिए। तो इस तरीके के बच्चे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा शांत रखो, ये दोनों का दोनों सही होगा, और या तो फिर दोनों का दोनों गलत मान लिया जाएगा, या तो किसी को कोई नंबर ही नहीं दिया जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा क्वेश्चन को ही, या तो सबको नंबर दे ही दिया जाएगा। तो यह बात जो हुआ था वही बात फिर बाद में सही भी हुई थी। तो इसमें क्या कह रहा है, करेक्टली मैच अपने को यहाँ पर खोजना है। तो करेक्टली मैच यहाँ पर खोज लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, ग्रीन ग्राम मूंग, जिसको हम क्या कहते हैं, बिगना रेडियाटा बोलते हैं। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने बहुत मेहनत ही नहीं करी और हमारा पहले बार में ही सही निकल गया। तो क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक ग्राम है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बिगना मूंगो बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लैक ग्राम को हम बिगना मूंगो बोलते हैं। समझ गए। यहाँ पर जो फसेलोस वल्गैरिस लिखा है, ये फसेलोस वल्गैरिस किसका नाम होता है, ये बोटेनिकल नेम होता है किसका, फसेलोस वल्गैरिस जो होता है ये बोटेनिकल नेम होता है राजमा का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्रेंच बीन बोलते हैं। अगला क्या है, अगला है लेंटिल। लेंटिल का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, लेंस स्कुलेंटम। क्या होता है, लेंस स्कुलेंटम होता है। यहाँ पर जो लेथाइरस सटाइवस लिखा है, ये लेथाइरस सटाइवस किसका नाम होता है, ये होता है चिकलिंग पी का। ठीक, लेथाइरस सटाइवस जो होता है ये चिकलिंग पी का नाम होता है, जिसको हम ग्रास पी भी बोलते हैं। इसके अलावा काउपी, जिसको लोबिया बोला जाता है, तो काउपी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बिगना युग्निकुलाटा होता है। क्या होता है इसका, काउपी का बिगना युग्निकुलाटा होता है। पाइसम सटाइवम सब बच्चे को पता होगा। ये किसका नाम होता है, जो हमारी फील्ड मटर होती है उसका बोटेनिकल नेम होता है, या फिर मटर बोल दो या पी बोल दो, ये उसी का बोटेनिकल नेम होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फॉरेज क्रॉप एंड देयर बोटेनिकल नेम इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर हमको क्या करना है, इनकरेक्ट खोजना है, यानी कि 3 सही होगा, एक कोई गलत होगा। गलत खोज लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है बरसीम। बरसीम को हम क्या बोलते हैं, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लूसर्न, जिसको हम अल्फा अल्फा बोलते हैं, मेडिकेगो सटाइवा होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओट है, अविना सटाइवा होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है, क्लस्टर बीन, जिसको हम ग्वार बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है पेनिसिटम परप्यूरियम। तो ये पेनिसिटम परप्यूरियम किसका होता है, आप लोगों को याद रखना है कि ये जो होता है, ये नाइजर जो होता है, नाइजर ग्रास, इसका बोटेनिकल नेम होता है। फिर यहाँ पर बात आती है कि क्लस्टर बीन, जिसको हम ग्वार बोलते हैं, ग्वारफली बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो इसको याद रखना कि टेट्रागोनोलोबस स्पीसीज इसका जो होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, या फिर कहीं पर टेट्रागोनोलोबस स्पीसीज करके इसका बोटेनिकल नेम आपको देखने को मिलता है। याद कर लेना क्या होता है, साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक, टेट्रागोनोलोबा इसका बोटेनिकल नेम होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, या कहीं कहीं पर ऐसा टेट्रागोनोलोबस स्पीसीज करके भी लिखा होता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बात दोनों एक ही कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर भी कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको इसमें से खोजना है, इसमें से करेक्ट कौन सा है। बोले तो यहाँ पर 3 करेक्ट है, 3 गलत है, 1 सही है। हमको यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट ही खोजना है। तो जो सही है उसी को खोज के हमको निकाल देना है। सबसे पहले देखते हैं सफ़ेद मूसली। जो सफ़ेद मूसली होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सफ़ेद मूसली जो होता है, इसको तो सफ़ेद मूसली ही बोलते हैं। खैर हिंदी में इसमें कोई तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। सफ़ेद मूसली का यहाँ पर क्या लिख रहा है, ब्रिटानिया सोमेनिफेरा लिख रहा है। तो ये बात जो है, ये तो ब्रिटानिया सोमेनिफेरा अश्वगंधा का होता है। किसका नाम होता है ये अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम होता है। फिर बात आती है कि आखिर सफ़ेद मूसली का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो याद रखना कि ये जो सफ़ेद मूसली होती है, इसका बोटेनिकल नेम होता है क्लोरोफाइटम ब्रोवीवेलेनियम होता है। समझ गए। इसके अलावा बात करते हैं क्या, अश्वगंधा। अश्वगंधा का प्लांट को अपोर्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, अश्वगंधा। अश्वगंधा का क्या लिख रहा है, अश्वगंधा का लिख रहा है प्लांटगो ओवाटा। तो अश्वगंधा का जो प्लांटगो ओवाटा लिखा है, ये भी बात गलत है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अश्वगंधा का ब्रिटानिया सोमेनिफेरा होता है। प्लांटगो ओवाटा जो होता है, ये इसबगोल का नाम होता है। किसका नाम होता है, ये इसबगोल का नाम होता है।
इसके अलावा इसबगोल का यहाँ पर प्लांट को ओवाटा लिखा हुआ है, तो मैंने उसको तुरंत बता ही दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसके अलावा रोवोल्फिया सर्पेंटाइना रोवोल्फिया का नाम होता है, और यहाँ पर जो क्लोटोफायरम ब्रोविवेलेनियम होता है, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये किसका बोटेनिकल नेम होता है। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन है ये। Which of the following pair of taxonomic family and their respective crop is incorrectly matched? यहाँ पर हमको कुछ फैमिलीज दी गई हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड क्रॉप्स दी गई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, सबसे पहले देख लेते हैं हम क्रूसीफेरी को। तो जो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है उसके अंदर क्या क्या आता है, मस्टर्ड आता है, रेडिस आता है, कैबेज आता है। और इसके अलावा कैबेज की जगह पर अगर यहाँ पर कोल क्रॉप लिख दिया जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो आप इसको याद रख लेना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमको खोजना क्या है, इनकरेक्ट खोजना है। अगला क्या है, अगला है पेपिलियोनियसी फैमिली। तो जो पेपिलियोनियसी फैमिली होती है इसी को हम क्रूसीफेरी इसको हम फेबेसी फैमिली भी बोलते हैं। मतलब फेबेसी जो फैमिली होती है, लेगुमिनेसी फैमिली, उसी की सब फैमिली होती है पेपिलियोनियसी। तो इसके अंदर पी ग्राम और सोयाबीन आता है। तो ये बात जो कही जा रही है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब फैमिली की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सोलोनेसी फैमिली के अंदर पोटैटो, टोमेटो और इसके अलावा टोबैको आता है, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पर पोएसी फैमिली दी गई है, पोएसी बोले तो ग्रेमिनी फैमिली, इसके अंदर शुगर बीट, स्पिनाच और कैस्टर आता है। यही बात तो हो गई गलत, क्योंकि पोएसी के अंदर कभी भी ये सभी फसलें नहीं आती हैं। तब ये सभी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी जो फसलें होती हैं ये आपको देखने को मिलती हैं चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत। वहीं पर अगर जो कैस्टर की बात करते हैं, यहाँ पर शुगर बीट और स्पिनाच तो चिनोपोडिएसी फैमिली के अंदर बिलोंग कर जाएगा। वहीं जो कैस्टर और टेपियोका होता है किसके बिलोंग कर जाता है, ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग कर जाता है। पोएसी फैमिली से क्या बिलोंग करता है, हमारी जो अनाज वाली फसलें होती है जैसे मिलेट्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रासेस तमाम होती हैं, शुगर केन है, या इसके अलावा याद रख लेना जो बम्बू होता है, बांस भी पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो ये सभी जो फैमिली होते हैं, ये सभी जो हैं ये ग्रेमिनी या फिर पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से AGTA की तैयारी करना चाहते हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।